Assalamu alaikum. Welcome to NS Training Microsoft Office Course Orientation Session. My name is Atika Zahid and I will be your MS Office Course Instructor at NS. तो बेसिकली इस क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एनएस ट्रेनिंग का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स का, और हम पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे कि इस पूरे कोर्स के अंदर हम क्या कवर करने जा रहे हैं। और जितनी भी आप लोग की असाइनमेंट्स होंगी, जो पूरा कोर्स का स्केड्यूल होगा और आउटलाइन है, सिलेबस है, वो सब कुछ। और एनएस ट्रेनिंग की भी आउटलाइन के एनएस ट्रेनिंग आपको एक कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं 6,000 रुपीज में, जिसके अंदर जो है वो आपको तीनों ऑफिस सिखाए जाएंगे, यानी वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, जो कि काफी कोर्स फ्रेंडली है। मतलब 1,000 रुपीज के अंदर जो है वो आजकल के दौर में ये वाला कोर्स जो है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है। और बाकी ज्यादा कोर्सेज भी जो एनएस ट्रेनिंग के ऊपर है, एनएस ट्रेनिंग के पेज के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। होता क्या है कि इस कोर्स के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तीनों ऑफिस जो हैं उसका बेसिक से लेके एवरेज और एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो आउटलाइन इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे, फिर पावर पॉइंट और फिर एक्सेल। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बेसिकली एक इजी सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू आप ना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और एक्सेल के थ्रू आप शीट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा भी आता है और उसके अंदर कैलकुलेशन भी आती है, इंक्लूडिंग चार्ट्स, टेबल्स, एक्सेल का डैशबोर्ड वगैरह। और इस पूरे क्लास के अंदर जो है मैं आप लोगों को सारा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि हमने इस कोर्स में कवर क्या करना है और हम बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू हम करते क्या है। तो अगर मेरी बात करें तो मेरी जो फील्ड है वो चार्टेड अकाउंटेंसी है, और एमएस ऑफिस जो है वो मेरे चार्टेड अकाउंटेंसी के फर्स्ट लेवल के ऊपर था, जिसके अंदर हमने इसका पूरा डिप्लोमा किया था और इसका पेपर भी था। उसके बाद में जब सीए के 2 लेवल्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप होती है, और आर्टिकलशिप के अंदर आप जिस भी फर्म के अंदर या फिर कंपनी के अंदर आर्टिकलशिप करते हैं तो आपने सारा काम एमएस ऑफिस के ऊपर ही करना होता है। तो आर्टिकलशिप मेरे 3.5 साल की, और तकरीबन मेरे आर्टिकल्स एंड ही होने वाले हैं, यानी कि सीए फाइनलिस्ट हूँ मैं। और एनएस ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन 2022 में, और एनएस ट्रेनिंग के साथ मेरे 90+ बैचेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हो चुके हैं। इन बिटवीन हमने एडवांस एक्सेल का कोर्स भी लॉन्च किया था, जिसके तकरीबन 30 या 40 तक क्लासेस हमारी हुई थी, और 30 या 40 बैचेस हमारे गए थे। लेकिन एडवांस एक्सेल की जो है ना डिमांड मार्केट में कम होती है। क्यों? क्योंकि एडवांस एक्सेल के अंदर सिर्फ एक्सेल इंक्लूडेड होता है, और वो भी एडवांस लेवल के ऊपर। तो काफी ज्यादा बच्चे जो है ना वो कम ही प्रेफरेंस करते हैं एडवांस की तरफ जाने पे, क्योंकि इतना लर्निंग करना हर कोई जो है वो इसको प्रेफर नहीं करता कि एडवांस की तरफ जाए। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो ईगर होते हैं कि हमने एडवांस लेवल पर भी सीखना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बेसिक आ गई या फिर काम करना आ गया। या तो जो भी इस कोर्स के अंदर होता है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स में, तो उसमें वर्ड भी आ जाता है, पावर पॉइंट भी होता है और एक्सेल भी होता है। तो एक्सेल जो है वो उसके फॉर्मूलाज भी इंक्लूडेड है, चार्ट्स, टेबल, ग्राफ्स वगैरह जो है वो हम इस कोर्स में कवर कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स में। एडवांस के कोर्स में फिर हम मैक्सिमम एडवांस लेवल तक जाते हैं, इंक्लूडिंग फार्मूलाज भी एडवांस लेवल के होते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, और फिल्टर्स जो है वो एडवांस लेवल पे होते हैं, और काफी ज्यादा ऐसे फंक्शंस जो अगर आप जो है फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपनी फॉर्म्स के अंदर, तो फिर आपको वो कोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि अगर आपने बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करना है और आप जो है वो कहते हैं कि एफिशिएंटली मेरा काम हो, यानी कि टाइम कम लगे, और आपको जो है वो काम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कंप्लीट करना हो, या फिर आप अपने काम को ज्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं एज कम्पेयर टू अपने दूसरे कोलीग से, तो फिर आपको जो है वो फिर एडवांस का कोर्स रिकमेंडेड है। ज्यादातर स्टूडेंट जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं वो होते हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी जो है वो जो उनको जॉब्स के स्टूडेंट्स भी जो है वो आते हैं, जो या तो साथ साथ अपनी स्टडीज भी कर रहे होते हैं और जॉब्स भी कर रहे होते हैं, और कुछ सिर्फ जॉब्स कर रहे होते हैं। यानी हर लेवल के जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। इसके अलावा कुछ लाहौर में ही होते हैं, और क्योंकि एनएस ट्रेनिंग के हेड ऑफिस लाहौर में है। और वैसे ये जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो हमारे पास अदर सिटीज से भी आते हैं, जिनका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह कुछ का नहीं भी होता, तो वो हम एनएस ट्रेनिंग जो है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जूम के ऊपर हमारे लाइव सेशंस होते हैं, यानी जब आप कोर्स के अंदर रजिस्टर करवाएंगे तो जूम के ऊपर लाइव क्लास आप लोगों को मिलेगी। क्लास का मैं रिकॉर्डिंग लिंक जो है वो क्लास का लिंक, लाइव क्लास का मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगी। पूरे टाइम के ऊपर आपको लिंक आ जाएगा और उसको यूज करते हुए आपने क्लास ज्वाइन करनी है।
फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, यानी कि अगर एक दिन क्लास हुई है ना, तो उसी डे एंड पे या फिर 2-3 घंटों के अंदर मैंने लेक्चर अपलोड करके आपको ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो एनएस ट्रेनिंग जो है वो आपके जूम की लाइव क्लासेस और प्लस रिकॉर्डिंग्स, यानी जो लाइव क्लासेस हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी, और रिकॉर्डिंग की जो एक्सेस है वो लाइफ टाइम की होगी। ये अवेलेबल करता है इंक्लूडिंग विद इंस्ट्रक्टर गाइडलाइंस। तो ग्रुप जो है वो आप लोगों का बनता है व्हाट्सएप का, जो एक्टिव ग्रुप होता है उसमें आप लोग क्यूरीज अपनी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दिया करूंगी। जो भी रेलिवेंट मटेरियल या स्टफ हम क्लास में डिस्कस करते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह होती है, वो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। मेरी तरफ से जो फाइल्स वगैरह होती है, लाइक शॉर्टकट कीज हैं 3 ऑफिसर्स की, वो, इसके अलावा जो भी असाइनमेंट मैं आप लोगों को बना के दूंगी जिसके अंदर आपने अपना सॉल्यूशन करना होगा, एक्सेल की असाइनमेंट्स की फाइल्स ना मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको शेयर करूंगी। उसी के अंदर सॉल्यूशन आपने करके मुझे ईमेल करनी होती है। तो वो असाइनमेंट्स की फाइल, जो भी रेलिवेंट स्टफ है वो ग्रुप में आपको शेयर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, वो वर्जन मैं यूज करवाती हूँ 2016 या उससे लेटेस्ट वर्जन। तो उसका लिंक भी आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा कि जब आप लोग इस कोर्स में रजिस्टर करवाएंगे ना, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैं लिंक भी दे दूंगी सॉफ्टवेयर का, उसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगी, कि वीडियो जिसको यूज करते हुए आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे अपनी, वो भी मैंने ही बनाई हुई है। और अगर इन बिटवीन अगर आपको कोई इशू आता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो वो भी आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी गाइड कर दूंगी। तो यानी कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो फिर आप ड्यूरिंग लाइव क्लास भी पूछ सकते हैं, अगले लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारी मैनेजमेंट भी काफी सपोर्टिव है। आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन से रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी चीज से रिकॉर्डिंग को इशू होता है, यानी एट द एंड ऑफ सर्टिफिकेट आप लोगों ने कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है, तो वो आप लोगों को हमारी जो मैनेजमेंट है वो गाइड कर दिया करेगी। एट द एंड ऑफ कोर्स, जब कोर्स टोटल कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू होता है, सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट और हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट जो है ना, वो आप लोगों के लिए आगे जॉब्स के लिए भी काफी काम आता है। अब अगर बात करें ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, कि ये क्यों जरूरी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो हमारे हर फील्ड में यूज हो रहा होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं किसी भी फील्ड में हैं, तो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कभी ना कभी आपको यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज होता है। लाइक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट ज्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि उनको एमएस वर्ड के ऊपर असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं, और ओरिएंटेशन वगैरह जो है वो उनको प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं पावर पॉइंट के ऊपर। तो बाकी जो जो ऑनगोइंग जॉब स्टूडेंट, ऑनगोइंग जॉब एम्प्लॉयज वगैरह है, तो उनके लिए एक्सेल जो है वो ज्यादातर यूज होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वैसे उनको कभी कभी जो है वो प्रेजेंटेशंस भी देनी पड़ जाती है। जब आप कोई जॉब ज्वाइन करेंगे, तो अक्सर आप लोगों को जो है वो प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर, या तो अपने सीनियर्स के सामने या मैनेजर्स को किसी चीज को जो है वो एक्सप्लेन करना है, या फिर आपने रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, या फिर प्लानिंग वगैरह, या फिर आप लोगों को जो है वो अपने जूनियर्स को सिखाने वगैरह बताने के लिए, या कंपनी की प्रोफाइल या ओरिएंटेशन सेशंस वगैरह अपने जूनियर्स को देने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए फिर पावर पॉइंट के ऊपर जो है वो एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। तो वो भी मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स ना हर फील्ड में रिक्वायर्ड होता है। जब भी आप जॉब हमने कभी ना कभी करनी ही होती है, तो अपने कैरियर कंप्लीट करने के बाद, तो जब आप लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो आप लोग अपनी सीवी के अंदर इसको एज ए स्किल मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। वैसे तो हर बंदे ने ही अपनी स्किल के अंदर एमएस ऑफिस डाला होता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी जो है वो तब कंफर्म होती है जब आप सर्टिफिकेशन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, आपके साथ पास भी अगर एक सीवी आई है, उसमें एक पर्सन ने स्किल लिखी हुई है, तो आपको पता है स्किल्स तो बच्चे झूठी मूठी खुद भी डाल देते हैं, आप उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि जो स्किल या हॉबी वगैरह उसने डाली है क्या वो वाकई उसमें है या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप वहां पे सर्टिफिकेट मेंशन कर देते हैं ना, तो जो एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो उस पर भी काफी जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और ये आपका जो है एक प्लस पॉइंट भी होता है एज कम्पेयर टू दी अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है और इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं, कि आपने ना एक्सपर्ट, आपकी स्किल कोर्स के अंदर एक्सपर्टाइज है। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे ही सर्टिफिकेट इशू नहीं करता जब तक कि उसकी अपनी खुद की गुडविल होती है। तो ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट जो है वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करता जब तक कि उसको कंफर्म नहीं हो जाता कि जो स्टूडेंट है उसमें बाकी ये स्किल डेवलप हो चुकी है। क्योंकि कल को एक इंस्टीट्यूट ने बच्चे को सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, वो मार्केट में जाता है, उसको स्किल नहीं आती, तो इंस्टीट्यूट की गुडविल कॉम्प्रोमाइज होगी ना। तो ये वजह। तो किसी भी जॉब के लिए जब आप जाते हैं एमएस ऑफिस, आपको उसके लिए रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा जो इसका एक और प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि अगर आपकी स्किल सीख जाते हैं, तो फिर आपको जो है वो
इसको फ्री लॉन्च करने का भी मौका मिलता है, freelancer.com के ऊपर या फिर फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर आप इसको फ्री लॉन्च भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो उसके लिए ये है कि अगर आप इसके साइड बाय साइड फ्री लॉन्चिंग का कोर्स करते हैं ना, तो उस पे आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी किसी भी स्किल को कैसे फ्री लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ रिकमेंडेड कोर्सेज कौन से हैं, तो एक तो फ्री लॉन्चिंग है और दूसरा एडवांस एक्सेल है। एडवांस एक्सेल अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने सीखना है, ईगर हैं ज्यादा सीखने के लिए, या फिर आपको जरूरत है, अगर आप जॉब जॉब कर रहे हैं ना, कोई ना कोई ऑनगोइंग जॉब है, तो फिर अगर आपने साइड बाय साइड ही कोर्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है, ठीक है, और जॉब स्टार्ट होने से पहले पहले उन्होंने कोर्स कवर करना होता है, और कुछ जॉब कर रहे होते हैं लेकिन उनको एमएस ऑफिस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है। ये चीज चैलेंजिंग लगती है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या एमएस ऑफिस यूज करना पड़ जाता है, उस पर कोई डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करनी पड़ जाती है, तो उनको समझ नहीं आ रही होती। क्योंकि आपके सीनियर्स भी जो है ना, वो क्या करते हैं कि अब किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, आपको स्किल नहीं आती, आपको वो काम दिया जा रहा है कि अच्छा ये फाइल बना के लेके आओ, तो वो भी कहते थे अच्छा तुम छोड़ दो, तुम कर लो। तो फिर इस तरह से ना आपकी लर्निंग भी कॉम्प्रोमाइज होती है कि आपको मौका ही नहीं मिल रहा करने का। जबकि अगर एक बच्चे को पहले से ही काम आता है तो फिर उसको ज्यादा काम दिया जाता है, और जाहिर सी बात है अगर ज्यादा काम होगे तो ज्यादा लर्निंग होगी। बाकी ये कि आपने एनएस ट्रेनिंग के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए क्यों रजिस्टर करवाना है, तो एनएस ट्रेनिंग जो है वो आपको एक कोर्स सिर्फ 1000 रुपीज में ऑफर करते हैं। और आजकल आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में हर जगह ही बहुत ज्यादा है, तो एनएस ट्रेनिंग काफी अरसे से अपनी प्राइसिंग भी इंक्रीज नहीं की इस कोर्स की, या बाकी भी कोर्सेज की। बाकी अगर आप लोग पैकेज में बाय करते हैं तो फिर आपको जो है ये कोर्स और सस्ता पड़ जाता है, जैसे कि 1500 के अंदर 2 कोर्सेज, या फिर आपको पर कोर्स की प्राइस जो है वो 600 या 500 भी पड़ जाती है अगर आप 4 या 6 कोर्सेज के ऊपर जाते हैं, और 4 या 6 कोर्सेज का पैकेज बाय करते हैं। बाकी आपको सर्टिफिकेट गारंटी है कि एट द एंड ऑफ कोर्स, यानी टोटल 8 लेक्चर्स होंगे इस कोर्स में। 8 लेक्चर्स का मतलब है 8 घंटे। हर वीकेंड के ऊपर हमारी क्लासेस होती है, सैटरडे संडे, और एक एक घंटे की हमारी क्लास होती है। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, इनकेस आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते तो आप लोग रिकॉर्डिंग पे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो आउटलाइन है ना इसकी, ये आपको एनएस ट्रेनिंग के पेज पे इजीली मिल जाएगी। एनएस ट्रेनिंग के पेज विजिट करें, इंस्टा पेज, वहां पर आप लोग को ये सारी आउटलाइन मिल जाएगी कि इस कोर्स में हमने क्या क्या कवर करना है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करते हैं, इसमें मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, सारा कुछ हम कवर करेंगे। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट की मल्टीपल फॉर्मेटिंग होती है, मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, स्टूडेंट की असाइनमेंट है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले कवर पेज बनता है, जो आपके डॉक्यूमेंट का जो टाइटल पेज होता है ना, कि हमारा पर्पस क्या है इस डॉक्यूमेंट को बनाने का, टाइटल इंक्लूडिंग अगर आप पिक्चर डालना चाहते हैं तो पिक्चर ऑप्शनल होती है। ठीक है, इस तरह से आप कवर पेज बनाते हैं, यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करते हैं। अब हमारे कोर्स के अंदर ना रिसर्च पेपर भी इंक्लूडेड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब रिसर्च पेपर में ये होता है कि ये रिसर्च पेपर राइटिंग, ठीक है, इसके अपने रूल्स होते हैं, और इसके जो लिखने का स्टाइल होता है ना, वो अलग होता है, यानी इसके रीऑर्डरिंग। जैसे सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, फिर इंट्रोडक्शन आना है, उसके बाद आपने जो है वो टॉपिक रिव्यू, और फिर इस तरह की चीजें जो है वो आपने डालनी है। तो ये सारा कुछ मैं आपको कोर्स में बताऊंगी कि रिसर्च पेपर की राइटिंग के रूल्स क्या होते हैं। इसके बेसिकली 2 फॉर्मेट्स होते हैं, एपीए और एमएलए। दोनों के अलग अलग रूल्स होते हैं। लाइक हेडर आपने ऐसे सेट करना है, टाइटल पेज आपने एमएलए में नहीं बनाना, एपीए में बनाना है, तो इस स्टाइल का बनाना है, उसमें ये सारी चीजें डालनी है। तो मैं आपको इस कोर्स में गाइड करूंगी कि रिसर्च पेपर जो है वो कैसे बनता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसमें अगर आप चीजों को लिखते हैं तो कैसे लेके चलते हैं। इसके अंदर एक डायग्राम भी बनती होती है, रिसर्च पेपर मेथडोलॉजी फ्लो चार्ट, वो भी हम बनाना सीखेंगे। तो रिसर्च पेपर नहीं है, सिंपल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, उसकी समरी होती है A to Z, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर आपने फोकस करते हुए इसको बनाना होता है। क्योंकि अगर किसी ने भी आपके डॉक्यूमेंट को जज करना होता है ना, वो 2-3 मिनट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के जज कर लेता है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने देखा हुआ है बुक्स के अंदर, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक पेज आता है जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, और राइट साइड पे उसकी नंबरिंग होती है। तो दैट इज को टेबल ऑफ कंटेंट्स, वो हम एमएस वर्ड के अंदर बनाते हैं हर डॉक्यूमेंट के लिए। जितनी भी हेडिंग्स हम बना रहे होते हैं उसका टेबल हम बनाते हैं। बुक्स वगैरह भी जो हमारी क्रिएट होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्रिएट होती हैं, फिर उसकी पीडीएफ बन जाती है, सॉफ्ट फॉर्म में भी और हार्ड में भी आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले कोई अगर आपने बुक क्रिएट करनी है, आप उसके चैप्टर्स के टाइटल्स वगैरह बनाएं, उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं, और उसका कवर पेज वगैरह बनाएं। पिक्चर्स इंसर्टिंग के तरीके हम देखेंगे
चार पांच तरीकों से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ऑफलाइन, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सेव पड़ी है तो। ऑनलाइन, बिंग के थ्रू जो है ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है पिक्चर इंसर्टिंग की। गूगल के थ्रू कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अवेलेबल विंडोज का, जो भी आपने, इसको कहते हैं अवेलेबल विंडोज, ठीक है, जो मेरे पास अभी खुली हुई है विंडोज मेरे सिस्टम के अंदर। अवेलेबल विंडोज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कोई भी पार्शियल स्क्रीनशॉट जो है वो, जैसे स्निप टूल अगर आपने यूज किया हुआ है तो उसके थ्रू अगर आप पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना तो वो भी ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फिर आप पिक्चर का बैकग्राउंड भी एमएस वर्ड के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पिक्चर में से मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, जो जो एरियाज में मार्क करूँ वो रिमूव हो जाए, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। पिक्चर की एडिटिंग, उसकी क्रॉपिंग, क्रॉप जो है वो आप सिंपल क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप टू एनी शेप भी कर सकते हैं, या फिर जो क्रॉपिंग रेशियोज आती है ना मोबाइल में भी अगर हम क्रॉप करने लगे तो उसके थ्रू भी आप एमएस वर्ड में क्रॉप कर सकते हैं। उसके आर्टिस्टिक इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, उसके फ्रेम्स वगैरह, उसके 3D ग्लो वगैरह, इस तरह के जो है वो पिक्चर की फॉर्मेटिंग आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट अगर आपने साइज डिटर्मिन करना है ना कि मुझे इतनी इंचेस की पिक्चर चाहिए, विड्थ और हाइट इतनी होनी चाहिए, वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि एक चीज जो है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो अगर किसी को पहले से चीज आती है तो उसको शायद पिक्चर इंसर्ट करना आती है, लेकिन उसको ये सारे फंक्शंस नहीं पता होंगे। तो इससे मैं कह रही हूँ कि इस कोर्स के अंदर जो भी चीज हम स्टडी करेंगे ना वो एडवांस लेवल तक ही होगी, उसकी कस्टमाइजेशन भी उसमें इंक्लूडेड होगी। कस्टमाइजेशन मतलब पिक्चर इंसर्ट की, लेकिन अब आगे की जो उसकी कस्टमाइजेशन है ना, कि अगर मैंने उसको अपनी मर्जी का करना है, उसकी स्टाइलिंग, क्रॉपिंग, उसका बैकग्राउंड रिमूव वगैरह करना है, तो ये कस्टमाइजेशन में आ जाता है। तो वो भी इस कोर्स में इंक्लूडेड होगी। अब टेबल ऑफ कंटेंट हम इंसर्ट करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कर लेने के बाद जो इसकी फर्दर कस्टमाइजेशन होती है ना, वो भी हम सीखेंगे कि किस लेवल तक हम इसमें जाके इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट तो जिन मैंने हेडिंग्स बनाई है उसके ऊपर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने कोई न्यू हेडिंग बनानी है, या एग्जिस्टिंग में चेंज करना है, या फिर ओल्ड लेवल्स इंक्रीज करने हैं, या फिर इसकी स्टाइलिंग वगैरह मैंने चेंज करनी है अपनी मर्जी की, तो वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पेज बॉर्डर आप लोग यहाँ पर अप्लाई देख रहे हैं, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये भी मैं आप लोग को अप्लाई करना सिखाऊंगी कि पेज बॉर्डर्स कैसे अप्लाई होते हैं पेजेस के ऊपर, और इसके कितनी स्टाइल्स, कलर्स वगैरह होते हैं। हेडर होता है पेज के टॉप के ऊपर। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप इंक्लूड कर देते हैं ना तो वो हेडर कहलाती है। उसमें पेज नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें ऑथर का नाम भी आ जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप पेज के टॉप पे इंक्लूड करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेडर। इसी तरह से अगर पेज के बॉटम पे वाले एरिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो फुटर होती है। तो हेडर फुटर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, आप उसकी कस्टमाइजेशन भी अपनी मर्जी की कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर कोई शेप लगानी है, उसको कलर करना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है, आपको 3 जगह हेडर्स चाहिए, तो ये मैं बताऊंगी कि उसकी कस्टमाइजेशन आप किस हद तक एमएस वर्ड के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि ना हम हेडर अगर डिफरेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हेडर फुटर अप्लाई करते हैं ना तो वो सारे पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस है सब पे अप्लाई हो जाता है। अगर मैं एक हेडर, ये देखें कि इस बच्चे ने जो भी हेडर सेट किया हुआ है वो हर पेज के ऊपर आ रहा है, पेज नंबरिंग हर पेज पे आ रहा है। लेकिन आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे कुछ पेजेस का हेडर डिफरेंट हो जाए, कुछ का डिफरेंट हो जाए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेशंस में बना दूं, ठीक है, यानी कि 3-4 पेजेस का एक सेक्शन हो गया, 3-4 पेजेस का एक सेक्शन हो गया, और फिर हर सेक्शन के ऊपर जो भी मैं हेडर सेट कर रही हूँ या फुटर सेट कर रही हूँ वो दूसरे से डिफरेंट हो, इसी तरह से हर सेक्शन के मार्जिन डिफरेंट हो, या ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, ओरिएंटेशन ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना दो तरह की होती है। ये होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी कि पेज साइज जिसमें लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है, ये ओरिएंटेशन, ठीक है। ये पोर्ट्रेट यानी पेज साइज ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप यानी आर्ट बुक्स की जो ओरिएंटेशन नहीं होती जिसमें विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है, तो ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जो भी आप ओरिएंटेशन सेट करेंगे ना थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट वही रहने वाली है सारे पेजेस के लिए। लेकिन अगर आप सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट कर देते हैं तो ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है। मार्जिन्स जो आप सेट करते हैं, मार्जिन्स क्या होते हैं, अभी देख सकते हैं कि मैंने पेज ओपन किया है, यहाँ पे आया मेरा कर्सर, ना कि यहाँ पे टॉप पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन सेट हुआ हुआ है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के वो एरियाज जिसमें आपकी राइटिंग नहीं होती है। बचपन में भी जब हम काम करते थे तो हम रजिस्टर पे ना मार्जिन लाइंस लगा लेते थे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, या फिर एक साइड पे। तो इससे क्या होता था कि फिर हम उस लाइन से बाहर नहीं जाते थे, उस लाइन के अंदर रहते हुए ही अपना काम करते थे और लिख रहे होते थे जो भी लिख रहे होते थे। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी चारों तरफ मार्जिन सेट होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पे। ऐसे एरियाज जहाँ पे आप राइटिंग नहीं कर सकते वो आपके मार्जिन होते हैं। जैसे कि ये वाली जो अभी मैं आपको असाइनमेंट दिखा रही थी, इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ना मार्जिन सेट हुआ है, यानी ये बॉटम पे भी स्पेस है, टॉप पे भी स्पेस है, पेज के लेफ्ट और राइट पे ना स्पेस है जहां पे आप राइटिंग नहीं कर सकते।
तो ये मार्जिन होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी कितनी जगह मार्जिन के लिए छोड़ी हुई है। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है, जब आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जो सेटिंग्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पहले से ही लगा के देता है ना, वो कहलाती हैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स। फिर आप उसको जब अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सेटिंग्स। तो वैसे बाय डिफॉल्ट मार्जिन नॉर्मली होते हैं और हमने रखने भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आप फाइवर अपवर्क वगैरह पे काम करें ना, तो उसमें क्लाइंट्स की ज्यादातर रिक्वायरमेंट ना कस्टमाइज मार्जिन की होती है, जो आपको यहाँ पे कहीं पे मिलते ही नहीं है। वो फिर आप कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे कस्टम मार्जिन जाके, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा ये हेडिंग्स कैसे सेट करते हैं, इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग कैसे होती है, और हमारी जो भी हेडिंग्स आ रही है डॉक्यूमेंट में, उसके लेवल्स हम क्या क्या सेट करें, कैसे सेट करें, और उसको क्विकली हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट से अगर आप कॉपी करते हैं ना कोई भी कंटेंट, तो उस वेबसाइट की फॉर्मेटिंग भी आ जाती है, उस वेबसाइट के अंदर पिक्चर्स भी आ जाती हैं, और इस वेबसाइट की हाइपरलिंक्स भी आ जाते हैं। तो उसको खत्म कैसे करते हैं, अपना कैसे जो है वो वहां पर फॉर्मेटिंग करते हैं, वो हम करते हैं यहाँ पे नॉर्मल को मॉडिफाई करके। ये भी मैं आप लोगों को कोर्स में बताऊंगी कि हम सारी फॉर्मेटिंग कैसे सेट करते हैं, अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं, अलाइन मतलब लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन, और जो लाइन गैप होता है ना, लाइंस के दरमियान में जो गैप होता है वो कितना होना चाहिए, उसको कैसे हम सेट करते हैं। पैराग्राफ्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ्स अब ये देख सकते हैं कि ये लाइंस हैं, ठीक है, इन लाइन के दरमियान में जो गैप है ना, इसको लाइन गैप कहते हैं। और जो पैराग्राफ के दरमियान में गैप है, जैसे यहाँ पे एक पैरा खत्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरा शुरू हो रहा है, तो पैराग्राफ गैप जो है वो लाइन गैप से ज्यादा होता है। अब पैराग्राफ गैप कैसे क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स, और रिमूव स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स कैसे करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और चार्ट्स हम माइक्रो तीन ऑफिस के अंदर देख लेंगे कि चार्ट कैसे इंसर्ट होता है, और उसकी जो ऑप्शंस वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, चार्ट्स एमएस वर्ड में भी हो सकते हैं इंसर्ट, एमएस पावर पॉइंट में भी हो सकते हैं, और एक्सेल में भी हो सकते हैं। इसी तरह से टेबल्स भी तीनों ऑफिस के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक होती है डायग्राम, स्मार्ट आर्ट कहते हैं उसको। तो स्मार्ट आर्ट के थ्रू ना, फिगर नहीं होती, फिगर के अंदर डिफरेंट शेप्स होती हैं। यहाँ पे अगर आप आए ना, इंसर्ट टैब के अंदर ना स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन होती है। इसको यूज करते हुए जो है वो आप डिफरेंट फिगर्स को यूज करके अपनी कोई लिस्ट बना सकते हैं, या फिर डिफरेंट शेप्स के थ्रू जो है वो अपनी फिगर डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, डिफरेंट पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी भी फॉर्मेटिंग, कस्टमाइजेशन वगैरह हम देख सकते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा ऐसी टर्म्स हो सकती है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लोग उससे फेमिलियर नहीं होंगे, तो इसलिए मैं साथ साथ ना उसकी जो भी चीज डिस्कस कर रही हूँ उसकी डेफिनेशन भी आपको बताती जा रही हूँ। जैसे मैंने मार्जिन डिफाइन किया आप लोग को, ओरिएंटेशन का मैंने बताया, स्मार्ट आर्ट का भी थोड़ा सा बताया। तो ज्यादा डिटेल में आप लोग को इसलिए नहीं बता पा रही क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन सिर्फ 1 घंटे का। बाकी आप लोग कोर्स में अगर रजिस्टर करवाते हैं तो फिर आपको सारी चीजें कोर्स में डिटेल से मैं बताऊंगी, बल्कि प्रैक्टिकली क्लास में परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। फिलहाल अगर आप एनएस ट्रेनिंग के पास रजिस्टर करवाते हैं ना, तो आप लोग के जूम की जो है वो लाइव सेशंस मिलेंगे इंस्ट्रक्टर के साथ, और साथ में उसकी रिकॉर्डिंग मिला करेगी। ठीक है, और व्हाट्सएप पे आप लोग के एक्टिव ग्रुप्स होंगे, जूम में भी आप लोग के एक्टिव ही होगा कि आप लोग माइक ऑन करके हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं क्लास के एंड के ऊपर अलाउ करती हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग क्लास अगर हम क्वेश्चंस करते रहे ना तो फिर क्लास का जो टॉपिक होगा वो डिस्कस होने से रह जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द क्लास आपको 5-10 मिनट मिलते हैं, उसमें आप जो है वो अपनी क्यूरीज मुझसे कर सकते हैं। बाकी जो है वो आप लोग मैसेजेस के ऊपर भी पूछ सकते हैं, जूम में भी और व्हाट्सएप पे भी। बाकी एनएस ट्रेनिंग का जो है वो एलएमएस भी आ रहा है, तो उसमें भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस एक्सेल का जो कोर्स है ना एनएस ट्रेनिंग के अंदर, वो अब नहीं है, वो हमने खत्म कर दिया था क्योंकि उसकी डिमांड इतनी नहीं होती थी, क्योंकि कम स्टूडेंट्स ईगर होते हैं ना एडवांस लेवल पे सीखने के लिए। बाकी उसका पोर्टफोलियो जो है ना, वो आपको मिल जाता है एनएस ट्रेनिंग की वेबसाइट से, या फिर आप लोग जो है वो इंस्टा पेज उसका विजिट कर सकते हैं एनएस ट्रेनिंग का, वहां पे भी आप लोग को एडवांस एक्सेल की आउटलाइन मिल जाएगी, उसके अंदर हमने क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप एनएस ट्रेनिंग से परचेज कर सकते हैं और उनसे डिस्कशन वगैरह एडवांस एक्सेल के कोर्स की कर सकते हैं, इन केस अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो। बाकी जो आप लोगों को इसकी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी, फाइल्स वगैरह होंगी, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा, एमएस ऑफिस के कोर्स के अंदर ना मैंने कीज भी बनाई हुई है, शॉर्टकट कीज, तो वो आप लोगों ने लर्न करनी होगी, लेकिन उसमें भी मैं ओवर बटन नहीं करती। जो जरूरी कीज होती हैं बस वही याद करवाती हूँ। एमएस वर्ड की जो है वैसे तो फाइल जो है वो 65 कीज की है, यहाँ पर मैंने कीज बनाई हुई है ये ठीक है। इसके अंदर अगर हम टोटल देखें तो
ये 60 कीज हैं, लेकिन जो पिंक हाईलाइटेड है आपने बस वही याद करनी है, वही जरूरी होती है। कीज का पर्पस होता है काम को क्विक करना, एफिशिएंसी लेके आना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये टच पैड के थ्रू काम कर रहे होते हैं ना, माउस के थ्रू काम कर रहे होते हो, तो इतनी स्पीडली एफिशिएंटली आप काम नहीं कर पा रहे होते। लेकिन कीबोर्ड के ऊपर ना, अगर कोई बंदे की प्रैक्टिस नहीं है तो उसको शुरू शुरू में चैलेंजिंग लगेगा कि कोई काम अगर मैंने परफॉर्म करना है एक्शन, तो माउस के थ्रू क्विकली हो जाता है, लेकिन कीबोर्ड के थ्रू ना मुझे थोड़ी टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग यूज टू हो जाएंगे और क्विकली जो है वो कीबोर्ड के ऊपर अपना काम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं कीज रिकमेंड करती हूँ कि कीज का पर्पज होता है अपनी एफिशिएंसी बिल्ड करना। कीबोर्ड के थ्रू ही होती है वो, माउस या टच पैड के थ्रू नहीं हो सकती। वैसे भी अगर कोई बच्चा माउस पे ही काम करता रहता है ना, या फिर टच पैड के थ्रू ही, तो वो अनप्रोफेशनल लुक देता है कि अभी नया नया है। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड के थ्रू, मतलब जितनी आपकी स्पीड होगी उतना ही आप लोग जो है वो एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल लगेंगे काम करते हुए। कुछ मैं आप लोग को लैपटॉप की सेटिंग्स भी बताऊंगी कि आप लोग डिफरेंट विंडोज में कैसे मूव कर सकते हैं, फोल्डर्स कैसे बनते हैं। क्योंकि काफी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर कराते हैं बिगिनर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी, पहले उन्होंने काम नहीं किया होता, उनको लैपटॉप का यूज का भी इतना नहीं पता होता। मैं साइड बाय साइड में थोड़ी बहुत लैपटॉप की सेटिंग्स भी आप लोगों को बता दूंगी कि काम करने के लिए ना कीज कौन कौन सी होती हैं, फोल्डर आप लोग कैसे बनाते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। 100% नहीं आप लोग को लैपटॉप यूज करना सिखाऊंगी, लेकिन जितना आपके के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, फाइल्स बनाना, फाइल्स में मूव करना, या फिर डिफरेंट विंडोज में मूव करना, अवेलेबल विंडोज को क्लोज वगैरह करना, ये सब कुछ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अच्छा, कैप्शंस भी हम देखेंगे। कैप्शन ये होती है कि किसी भी पिक्चर के अंडर, टेबल के अंडर, या फिर किसी क्वेश्चन के अंडर अगर आप डिफाइन करते हैं ना फिगर 1.1 और आगे उसका पर्पस थोड़ा सा लिख देते हैं, लाइक हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की बुक्स में कैप्शन इंसर्टेड होती थी अंडर फिगर, फिगर 1.1 वगैरह, उसकी सारी नंबरिंग होती थी और आगे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती थी जो उसके पर्पस को डिफाइन करी होती थी। तो वो होती थी आपकी कैप्शन। ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगा सकते हैं और ये हमने लगानी भी होती है। इसके अलावा ना, एंड के ऊपर रेफरेंसेस आप लोग डालते हैं, जो सोर्सेज होते हैं जिसको यूज करते हुए आपने डॉक्यूमेंट को लिखा होता है, कॉपी किया होता है, तो इन सोर्सेज के नाम होते हैं। इनको इंसर्ट करने का प्रॉपर वे होता है जिसको बोलते हैं साइटेशंस या रेफरेंसेस। तो ये भी हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो आउटलाइन है ना, ये बेसिक है। इसके अलावा डिटेल्ड जो आउटलाइन जब आप कोर्स में इनरोल करवाएंगे ना, वो मैंने बनाई हुई है। तो वो मैं आप लोग को जो है वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, जिसके अंदर टोटल 8 लेक्चर्स का ना प्रॉपर सिलेबस इंक्लूड मैंने किया हुआ है कि हर एक क्लास के अंदर हम क्या क्या करेंगे। तो क्लास में आने से पहले आप लोग देख के आ सकते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है। इन केस अगर आपने पहले एमएस ऑफिस पे काम किया हुआ है, तो आपका माइंड जो है वो क्वेश्चन रेडी कर लेगा जो रेलिवेंट टू द टॉपिक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोर्स वो क्लास के अंदर। तो क्लास 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो, कोर्स आउटलाइन, एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन वगैरह, वो सब कुछ ऐसे आज की क्लास में भी हो गया। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, एमएस वर्ड हम प्रॉपरली फिर इस क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, असाइनमेंट 1 होगी डाउनलोड एमएस ऑफिस, जो मैंने आप लोग को बताया कि मैं ही आप लोग को सॉफ्टवेयर का लिंक प्रोवाइड करूंगी और डाउनलोड कैसे करना है मैं ही बताऊँ। इन केस अगर किसी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एमएस ऑफिस, 2019 है, 2021 है, ये 2016 है, यहाँ पे 365 सब्सक्राइब्ड है, तो फिर आप लोग उसी से कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लोग को इंस्टॉल करने की दोबारा जरूरत नहीं है। इन केस अगर किसी के पास ओल्ड वर्जन है, 2013 है, 2010 है, 2007 है, तो उस केस में मैं कहती हूँ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 अनसब्सक्राइब्ड है, तो उस केस में मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने डिलीट करके मेरे प्रोवाइडेड लिंक से न्यू इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शंस मिसिंग होंगी। वो अगर आप किसी तरह कोर्स गुजार भी लेते हैं, जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, किसी जॉब को ज्वाइन करेंगे, तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल होगी करना। कि ये ऑप्शन जो है वो मुझे अप्लाई करना नहीं आ रही, कोर्स में भी सीखी थी, लेकिन वर्जन पुराना होने की वजह से अप्लाई नहीं कर सके, तो अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही। तो इससे अच्छा है आप लोग वर्जन डिलीट करें और न्यू इंस्टॉल करें। अच्छा, अब इसके अलावा जो क्लास 2 है उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हम ए टू जी कवर करेंगे, मार्जिन्स, कस्टमाइज मार्जिन्स, हेडिंग्स के डिफरेंट लेवल सेट करना, हेडिंग्स को कस्टमाइज करना और कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर इसके अंदर आप लोगों को असाइनमेंट नहीं मिलेगी। असाइनमेंट मैंने हर क्लास में नहीं रखी हुई, लेकिन असाइनमेंट आप लोगों की इस तरह से है कि जब आप लोगों को असाइनमेंट्स कर लेंगे ना, तो आप लोग के पूरे कोर्स का जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाएगी। लाइक ये क्लास 3 के एंड पे आप लोगों को ये असाइनमेंट मिलेगी।
और इसके अंदर जो है ना वो प्रीवियस 3 क्लासेस इंक्लूडेड होंगी, मतलब प्रीवियस 3 क्लासेस में जितना भी हमने स्टडी किया होगा वो सब कुछ इस असाइनमेंट में कवर हो जाएगा। एक ही दफा आपने डॉक्यूमेंट बनाना है और उसके अंदर आपने सारा कुछ कवर कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हर क्लास के साथ आपने दोबारा दोबारा बना के देखना है। अच्छा, इसके अलावा क्लास 3 के अंदर जो है वो हेडर्स, फुटर्स, साइटेशंस, रेफरेंसेस, कैप्शंस, वाटरमार्क क्या होता है, पेज के बॉटम पे एक मार्क होता है। वो ऑथर का नाम भी हो सकता है। वो यूजुअली आपने देखा होगा कि कोई पीडीएफ होती है ना, तो उसमें इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है सेंटर में, कॉपीराइट इश्यूज को अवॉइड करने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना इस इंस्टीट्यूट की तरफ से है, तो उसको वाटरमार्क कहते हैं। कभी कभी डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क भी लगाया होता है, कभी कभी जो है वो ड्राफ्ट का भी वाटरमार्क लगाया होता है। मतलब अगर कोई रिपोर्ट इशू नहीं हुई, जैसे ऑडिट रिपोर्ट है अभी इशू नहीं हुई, तो उसके पर जो है वो ड्राफ्ट का वाटरमार्क लगाया होता है कि ये ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं है, ये साइंड नहीं है। तो पिक्चर वाटरमार्क भी आप लगा सकते हैं जिसमें आप कंपनी का लोगो सेंटर में लगा दें। अच्छा, इसके अलावा पेज कलर आप चेंज कर सकते हैं, पेज बॉर्डर की मल्टीपल टाइप्स आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 4 में हम रूल्स देखेंगे रिसर्च पेपर की और फॉर्मेटिंग, कस्टमाइज्ड कॉलम्स कैसे सेट करते हैं। कॉलम्स जैसे न्यूज़पेपर पे बने होते हैं वो कॉलम्स लाइन के साथ भी आप लोग लगा सकते हैं, लाइन के बगैर भी लगा सकते हैं। कॉलम्स आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट के भी बना सकते हैं, कुछ पेजेस के भी बना सकते हैं, कुछ पैरास के भी बना सकते हैं। तो ये कॉलम्स के कस्टमाइजेशन वगैरह 100% हम देखेंगे। पेज ब्रेक्स क्या होती हैं, सेक्शन ब्रेक्स का बहुत फायदा होता है, ये देखेंगे। और गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने बताया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम राइटिंग करते हैं। वो राइटिंग आप कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी कर सकते हैं, सीवी के लिए भी कर सकते हैं, आप लोग इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो आपने बनाना है तो वो उसके लिए आपके जहन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही आना चाहिए कि ये एमएस वर्ड के थ्रू बनेगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक ऑल्टरनेट है गूगल डॉक्स। आप लोग को दिखा देती हूँ। गूगल डॉक्स आप लोग क्रोम पे सर्च करेंगे और इसकी वेबसाइट पे जाएंगे www.google.com। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग गूगल डॉक्स को ओपन कर पाएंगे। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना तीनों, उनको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। एक ही सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आप लोग को शेयर करूंगी, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो तीनों आपके पास जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे एट अ टाइम। ठीक है, ये डिलीट भी एट अ टाइम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इंस्टॉल भी एट अ टाइम होते हैं। जबकि गूगल डॉक्स हो गया, गूगल शीट्स हो गई, गूगल स्लाइड्स हो गई, इसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्रोम के थ्रू ही ओपन होते हैं, किसी भी और ब्राउजर के थ्रू ये ओपन हो सकते हैं। लेकिन क्रोम के थ्रू इनकी सारी फंक्शनैलिटी इनेबल हो जाती है, तो मैं क्रोम ही रिकमेंड करती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका इंटरफेस। इसमें कम ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं एज कम्पेयर टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एमएस वर्ड मैंने ओपन किया हुआ था, यहाँ पर ये ऊपर जो ऑप्शंस आ रही हैं उसको टैब्स बोलते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब वगैरह। हर टैब के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसको रिबन्स बोलते हैं, क्लिपबोर्ड रिबन, फॉन्ट रिबन, पैरा रिबन, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं ना, तो यहाँ पे एक तो इस तरह के कोई टैब्स नहीं बने हुए, और हर टैब के फर्दर रिबन्स नहीं है, बस कुछ ही ऑप्शंस है। एडिट में ये 2-4 ऑप्शंस है, व्यू में है, इंसर्ट में है, एंड सो। ठीक है, तो यहाँ पे कम ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ऊपर भी फॉर्मेटिंग की कम ही अवेलेबल है। जब हम 100% कस्टमाइजेशन एमएस वर्ड में सीख लेंगे ना, फिर हम इस ऑफिस को कवर करेंगे, ऑफिस नहीं गूगल डॉक्स को कवर करेंगे। उसके अंदर फिर आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान है इसको यूज करना। अब हम इसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ज्यादा अच्छी ऑप्शन तो अवेलेबल है, ऑप्शंस भी वहां पे ज्यादा अवेलेबल है, वो है भी ऑफलाइन, आप उस पर ऑफलाइन काम कर सकते हैं, जबकि इसके लिए तो इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। तो इसको यूज करने का पर्पस होता है कोलैबोरेशन में। ठीक है, अगर आपने टीम वर्क करना है या फिर आपने इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करके शेयर करना है अपनी टीम के साथ, तो अगर आप कहते हैं कि कोई भी पर्सन कोई चेंजिंग करता है तो वो सबके पास इंकॉर्पोरेट हो रही हो, तो उसके लिए फिर आप गूगल डॉक्स यूज करते हैं। गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स का भी सेम पर्पस है। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह क्रिएट करके अगर आप लोग अपने कोलीग्स वगैरह के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिस तरह से जूम के ऊपर मैं मीटिंग कंडक्ट करवा रही हूँ, मैं गूगल क्लासरूम जो है वो बना सकती हूँ। उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है। एक डॉक्यूमेंट के अंदर सारे जो है वो चेंजिंग कर रहे होते हैं, जो भी पर्सन कोई भी चेंजिंग कर रहा होता है तो वो दूसरे के पास इंकॉर्पोरेट हो रही होती है, सबके पास ही अपडेट हो रहा होता है। तो ये इसका पर्पस है।
अच्छा, पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। ओरिएंटेशन सेशंस आपने अटेंड किए होंगे, तो उसके अंदर जो प्रोजेक्टर के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, वो डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन होती है। वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें पहले आती है टाइटल स्लाइड। उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट में आप डिस्कस करते हैं जो आगे आने वाले पॉइंट्स हैं, जो आपने अपने ऑडियंस के साथ डिस्कस करनी है, उसकी डिटेल वगैरह बतानी है। वो सारे पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसका टेबल ऑफ कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डिफरेंट होता है। उसमें सारी हेडिंग्स का टेबल बनता है या सारे चैप्टर्स का टेबल बनता है। यहाँ पे जो टेबल बनता है वो पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड का बनता है, जो आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस होंगे। ये की पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, फिर उन की पॉइंट्स को आप आगे जाके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन है तो आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। पावर पॉइंट के अंदर हम कम चीजें डालते हैं। एमएस वर्ड में तो हम भर भर के ऐसे टाइप वगैरह चीजें डाल रहे होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, रिसर्च पेपर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ना, आप बुलेट्स के अंदर या फिर लिस्ट फॉर्म में या पॉइंट्स के अंदर चीजें डालते हैं। क्यों? क्योंकि सामने बैठी ऑडियंस कभी भी इतनी लेंथी डिस्क्रिप्शंस नहीं पढ़ने वाली। वो ब्रीफ पढ़ेगी, आपकी बातों को जो है वो सामने लिखी हुई चीजों से रिलेट करेगी, और बस इसके लिए वो थोड़ी बहुत नजर डाल लेगी। तो इसमें हमने जो है वो ऑडियंस पे ज्यादा बटन नहीं डालना है। हम पॉइंट्स के अंदर चीजें जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उन पॉइंट्स से रिलेट करते हुए हम बोल ज्यादा ही रहे हों। मतलब अगर कोई चीज है ना डिप्रेशन, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी ऑडियंस के सामने, लेकिन यहाँ पे मैंने बस पॉइंट लिखा हुआ है डिप्रेशन के नाम का। तो इस तरह से चीजें हम कवर करते हैं। इमेजेस पिक्चर्स जितनी आप इसमें यूज करें ना उतना ज्यादा है, क्योंकि ऑडियंस को एंगेज करती है किसी तरह की जो है वो विजुअल प्रेजेंटेशन। अगर उसमें ज्यादातर लेंथी चीजें डाली होंगी, वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप होगी, तो ऑडियंस आपकी इतनी एंगेज नहीं होगी। और इसके कुछ और टैक्टिक्स है, मूवी में आप लोग को जो है कोर्स में रोल अगर आप लोग करवाएंगे तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। और ये जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं इसके, वो आप लोग को कैसे मिलते हैं, यानी सैम्पल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सैम्पल प्रेजेंटेशंस, जिसको यूज करते हुए आप अपनी क्रिएट करते हैं। और उसमें सारे डिजाइन वगैरह पहले से बने होते हैं, ठीक है। उसमें बस आपने अपना डेटा डालना होता है, पिक्चर्स डालनी होती है, वो आपकी प्रेजेंटेशन बन जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस वेबसाइट पे जाके टेम्पलेट्स ले सकते हैं, पावर पॉइंट से कैसे टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। खुद की अगर आपने क्रिएट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, थीम से खुद से लगाना, या फिर बैकग्राउंड पावर पॉइंट को यूज करते हुए लगाना। एनिमेशन, ट्रांजिशंस, ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स प्रेजेंटेशन के अंदर जो है इंक्लूडेड होंगे। ये क्लास 5 में हम कवर करेंगे। पावर पॉइंट के ऊपर 1.5 क्लास लगती है, पहली 4 एमएस वर्ड पे, 1.5 पावर पॉइंट पे, क्लास 5 और क्लास 6 हाफ, ठीक है। उसके बाद में बाकी की क्लासेस एक्सेल के ऊपर होती हैं। अब ये भी एक स्टूडेंट की असाइनमेंट है, ये सारी मैं आपको असाइनमेंट्स ही दिखा रही हूँ, स्टूडेंट्स ही। इसमें भी टाइटल स्लाइड है, फिर कंटेंट्स की स्लाइड है। अब कंटेंट्स की स्लाइड डिफरेंट है, ये डिपेंड करता है आपने टेम्पलेट कौन सा डाउनलोड किया हुआ है। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट को यूज करते हुए। अगर आप पावर पॉइंट के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं ना, आप कहते हैं नहीं मैंने खुद बनानी है, मैंने कोई टेम्पलेट नहीं लगाना, तो वो आप पावर पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप टेम्पलेट डाउनलोड करके भी चेंज कर सकते हैं। मैं टेम्पलेट डाउनलोड कर लूँ, थीम उधर अपनी मर्जी का लगा दूँ, कलर्स मैं उसकी अपनी मर्जी की कर लूँ, मैं ये कर सकती हूँ। फिर प्रेजेंटेशन की आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जूम पे मैं ऑफलाइन वीडियो भी क्रिएट कर रही हूँ ना, इसी तरह से आप लोग जो है वो, मतलब जूम की रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास के ऊपर, तो इसी तरह से आप लोग पावर पॉइंट के अंदर भी रहते हुए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाऊँ, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मैं रिकॉर्डिंग लगा दूँ, उसको रिकॉर्ड करूँ पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए, कोई और एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी वीडियो बन जाएगी जिसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी, आपका डिस्प्ले रिकॉर्ड हो रहा होगा स्क्रीन का। और ये वीडियो जो है वो फिर आप यूज कर सकते हैं। फिर आगे काफी ज्यादा लोग यूट्यूबर्स होते हैं, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करके प्रेजेंटेशन बना के और पावर पॉइंट के थ्रू रिकॉर्ड करवा के अपलोड करते हैं। जूम आने से पहले ही काफी चल रहा था, जूम आ जाने के बाद तो अब जूम के ऊपर भी आप लोग जो है वो ऑफलाइन। एंड पे आप लोग एक कंक्लूजन की स्लाइड बनाते होते हैं, और फिर आप थैंक यू की स्लाइड बना देते होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट के थ्रू। तो आप लोग को अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट का जो है पर्पज समझ आ गया होगा। आप एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल जो है ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 2 in 1 का काम करता है, यानी डेटा एंट्री का भी, और इसके अलावा जो है वो फॉर्मेटिंग का। आप इसमें डेटा जो लिखते हैं वो यूजुअली न्यूमेरिकल डेटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल डाल रहे हैं। आप टेक्स्ट का भी डाल सकते हैं, आप लाइंस पैरास डाल सकते हैं, बीच में ऐसे बॉक्सेस में भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। एक्सेल का जो इंटरफेस होता है ना वो यूं होता है, ये इस तरह से ग्रिड लाइंस आ रही होती है। ग्रिड लाइंस मतलब ये जो लाइंस होती हैं ना, इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं, जो हर बॉक्स को दूसरे बॉक्स से सेपरेट कर रहे होते हैं। इन बॉक्सेस को सेल्स बोलते हैं।
तो एक्सेल का डैशबोर्ड हम डिस्कस करेंगे। डैशबोर्ड है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स, फॉर्मूलाज और पिवट टेबल, पिवट चार्ट, फिल्टर्स, ये सब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो हमारे कोर्स के अंदर भी सारा कुछ इंक्लूडेड है। सबसे पहले हम एक्सेल का डिटेल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर हम काम कैसे करते हैं, सेल्स, रोज वगैरह ऐड डिलीट कैसे करते हैं, शीट्स को रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट मूव वगैरह कैसे करते हैं। तो इसके अलावा नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है, डेट फॉर्मेटिंग क्या होती है, और टाइम फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हमने जो है वो फॉर्मूलाज कवर करने हैं। अच्छा, फिर एक्सेल की जो एक असाइनमेंट है ना, वो एक तो ये होगी कि बेसिक आप लोगों ने पहले, मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, ऐसी ही आपने मुझे एक्सेल फाइल बना के तो ग्रुप में शेयर करनी होगी, बल्कि मुझे ईमेल करनी होगी। एक्सेल की असाइनमेंट मैं ईमेल पे कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये इजीली कॉपी हो सकती है ना, एक स्टूडेंट दूसरे कॉपी कर सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ठीक है। पावर पॉइंट और वो वर्ड के अंदर ऐसा होता है कि कंटेंट से पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने कॉपी की हुई है, तो वो फिर हम ग्रुप में जो है वो कलेक्ट करते हैं, एक्सेल की ईमेल के थ्रू जो है वो असाइनमेंट्स कलेक्ट होते हैं। अच्छा, तो एक्सेल की एक असाइनमेंट ये हो जाएगी कि आप लोगों ने मुझे क्रिएट करके सेंड करना होगा। और सेकेंड असाइनमेंट जो है वो एक्सेल की फॉर्मूला, पहले बेसिक फॉर्मूला जिसमें सम, एवरेज, इफ, मैक्सिमम, मिनिमम, ये क्लास में हम कवर करेंगे, और ये आप लोग की टेस्ट शीट है। तो असाइनमेंट के ना बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं कि एक क्लास वर्क, जब मैं आप लोग को एक फाइल ग्रुप में शेयर करूंगी ना, तो उसमें दो शीट्स होंगी, एक वो जो ऑलरेडी सॉल्व होगी, जो हमने क्लास में ही कवर की होगी, और दूसरी आपकी टेस्ट शीट, जिस पे आप लोगों की जजमेंट अप्लाई होगी, कि आप लोगों ने मुझे खुद फिल करके शेयर करनी होगी। इसमें स्टूडेंट्स के नाम, उनके सब्जेक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं, और आगे आप लोगों ने इस सेम फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं जो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इस तरह से आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोग का जजमेंटल वर्क भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा कि बाकी हमें आगे है, तभी तो हमने बिल्कुल एज इट इज नहीं किया, हमने अपनी जजमेंट अप्लाई करके एक अलग सिनेरियो जो है वो इसके अंदर कवर किया। अच्छा, फिर जो थर्ड असाइनमेंट होगी वो भी फॉर्मूलाज की है। वो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज है, वी लुकअप। अब वी लुकअप की ना कस्टमाइजेशन भी मैं आप लोग को बताऊंगी। वी लुकअप अप्लाई तो सबको करना आता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं और उसको हम कवर अप कैसे करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। वी लुकअप सेम शीट पे अप्लाई कर लेंगे, और डिफरेंट शीट पे अगर आपने अप्लाई करना है, मतलब डेटा मेरा किसी और शीट पे पड़ा हुआ है, आंसर किसी और शीट पे चाहिए, ये कैसे करते हैं? और डेटा मेरा किसी और वर्कबुक में पड़ा हुआ है, किसी और एक्सेल फाइल में पड़ा हुआ है, और आंसर मुझे किसी और एक्सेल फाइल में चाहिए, तो ये कैसे करता है, ये भी देखेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूलाज अगर आपने डिफरेंट शीट्स या डिफरेंट फाइल्स में अप्लाई करने हैं, कि डेटा किसी और में है और आंसर किसी और में चाहिए, तो ये कैसे करेंगे? मल्टीपल शीट्स में काम करना मतलब। एज लुकअप देखेंगे और समर्स देखेंगे। अब समर्स के डिफरेंट टाइप्स हम कवर करेंगे, कि हमने टेक्स्ट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, सिंगल क्राइटेरिया के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, डबल क्राइटेरिया के लिए कैसे करते हैं, और न्यूमेरिकल क्राइटेरिया के लिए कैसे करता है। फंक्शंस की ड्रैगिंग भी डिस्कस करेंगे, कि एक सेल पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद में उसको ड्रैग कर लिया। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस और रिलेटिव सेल रेफरेंसेस क्या टर्म्स होती हैं, और इसको हम सेट कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ। सम इसका मतलब होता है कंडीशन बेस्ड सम, ये आपको कैलकुलेट करके देता है। यानी सम का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं और नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सम का फंक्शन होता है, जो हमने यहाँ पे बेसिक फंक्शन के अंदर इंक्लूड किया सम का फंक्शन। ठीक है, सम इसका मतलब होता है सम करो अगर, यानी क्राइटेरिया बेस्ड सेल्स को सम करके देता है। मैं एक्सेल को कोई ना कोई क्राइटेरिया बता दूंगी, कोई कंडीशन बता दूंगी, फिर वो सबसे पहले उन कंडीशन को मीट करते हुए सेल्स को ढूंढेगा, फिर सिर्फ उन्हीं सेल्स को सम करके देगा, तो ये सम इसका फंक्शन जो है वो उससे करवाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो पिवट टेबल, पिवट चार्ट, सिंपल टेबल और सिंपल चार्ट इंक्लूडेड है। ये सिंपल चार्ट होते हैं, ठीक, कॉलम चार्ट और ये पाई चार्ट है। ये कब इंसर्ट करते हैं, कॉलम चार्ट कब इंसर्ट करते हैं, पाई चार्ट, इसकी फॉर्मेटिंग कस्टमाइजेशन क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ सिंपल टेबल क्या होता है। ये है सिंपल टेबल। ठीक है, ये मेरा सिंपल टेबल बन गया। पहले मेरा ये रो फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैंने उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्क कोई भी नहीं आया, पहले एज इट इज डेटा था, ब्रांड, सिटी, प्रोविंस, मॉडल, डेट, क्वांटिटी, अमाउंट। अब वही कॉलम्स है, वही डेटा है, वही लेंथ, सब कुछ वही है। बस देखने वाले को पहले लग रहा था सिंपल डेटा, अब लग रहा है कि ये एक टेबल है। अच्छा, जान का 2 मिनट वेट कर लेते हैं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो बस ये है कि यहाँ पर ना ड्रॉप डाउन एरोज आ गए हैं ऊपर, दिस इज कॉल्ड फिल्टर्स। ठीक है, फिल्टर्स क्या होते हैं और फिल्टर्स कैसे अप्लाई होते हैं ये मैं आप लोगों को कोर्स में बताऊंगी डिटेल से। ये सिंपल डेटा पर भी अप्लाई हो जाते हैं, ये फिल्टर्स अप्लाई हो गए, ठीक है। और बाकी ये टेबल पे भी अप्लाई हो जाते हैं। ये फिल्टर्स की ऑप्शन टेबल पे भी आती है, बाकी चार्ट्स के साथ भी फिल्टर की ऑप्शन आ रही होती है। ये फिल्टर, ठीक है। और पिवट टेबल पिवट चार्ट के साथ भी आती है। अब हम पिवट टेबल पे आते हैं। सिंपल टेबल का आपने देख लिया, कुछ भी नहीं था। सिंपल डेटा को बस टेबल में कन्वर्ट कर देने को सिंपल टेबल कहते हैं, जबकि पिवट टेबल एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। इसमें काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं। होता क्या है कि अगर आपने अपने डेटा की समरी बनानी होती है ना, लेंथी डेटा, तो उसके लिए आप लोग वैसे तो फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर्स के थ्रू भी आपको आपकी मर्जी की चीजें मिल जाती हैं। मतलब कि अगर मेरे पास ब्रांड में कहती हूँ कि सिर्फ होंडा की डिटेल आए, होंडा की जो है वो सिर्फ सिविक की डिटेल आए, और वो भी केपीके के प्रोविंस की मर्दान की सिटी के अंदर आए, तो इसके लिए मैं फिल्टर्स भी यूज कर सकती हूँ। इसके लिए मैं पिवट टेबल भी यूज कर सकती हूँ। पिवट टेबल में हम जाता है कि अगर हमने डिफरेंट समरीज बनानी होती है ना, तो फिर हम पिवट टेबल में जाते हैं। जैसे कि ये देखें, अब मेरे पास ये सारी ब्रांड्स को उसने ना मेरे पूरे डेटा को, जो डेटा था मेरा 7 कॉलम्स के ऊपर और 1050 प्लस रोज के ऊपर था, उसने उसको समराइज कर दिया। और यहाँ पर ना ब्रांड वाइज मॉडल वाइज डिटेल आ रही है कि यहाँ पे उनकी पहले क्वांटिटी डिस्कस हुई हुई है, फिर अमाउंट डिस्कस हुई हुई है, ब्रांड वाइज और सिटी वाइज, ब्रांड वाइज और मॉडल वाइज। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। मतलब ये ऊपर पिवट टेबल के टैब्स आते हैं, और इसके जो है एक लिस्ट होती है, फील्ड लिस्ट, इसके थ्रू हम इसकी सारी सेटिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस चीज की आपको समरी चाहिए उसको टिक कर दो, उस कॉलम को, जिसकी नहीं चाहिए उसको अनचेक कर दो। बाकी यहाँ पे आप स्लाइसर्स भी लगा सकते हैं किसी भी चीज की, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस पर क्लिक करते हैं। मैंने होंडा पे क्लिक किया, सिर्फ होंडा की डिटेल आ गई। अब ये बस किया, सुजुकी, टोयोटा। तो इसी तरह से आप लोग जो है वो जस्ट एक क्लिक से अपने सामने डिफरेंट टाइप्स की समरीज देख सकते हैं। और अगर आपको ब्रेकअप जनरेट करवाना हो तो ये पड़ा है ब्रेकअप आपके सामने, आपके बस एक क्लिक से जो है वो ब्रेकअप आपके सामने आ जाएगा। बाकी इसकी कस्टमाइजेशन डिटेल डिस्कशन जो है वो हम कोर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो क्लास 5 के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा पावर पॉइंट कवर करेंगे, क्लास 6 में बाकी जो है वो एक्सेल का इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे, और थोड़े से बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। क्लास 7 के अंदर हम जो है वो डिटेल से ये सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो है वो डी सम, डी मीन, डी काउंट, डी मैक्स, डी एवरेज, डी प्रोडक्ट, डी काउंट, ये भी होता है। यानी कि इसको डेटाबेस फंक्शंस कहते हैं, डेटाबेस ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसके काम करने का तरीका भी ये होता है कि ये कंडीशन बेस्ड काम करता है। ये कंडीशन बेस्ड सम लगा के देगा, वो सेल्स जो आपकी कंडीशन को मीट करते हैं सिर्फ उन्हीं को सम करके देगा। ये डी मीन क्या करेगा कि जो सेल्स आपकी कंडीशन को, जो आप एक्सेल को बताएंगे कि ये मेरी कंडीशन है, ये मेरा क्राइटेरिया है, उसको मीट करेगा ना, उसमें से आपको मिनिमम वैल्यू बता देगा, ये उसमें से मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, और इसी तरह बाकी फंक्शन की। और क्लास 8 के अंदर हम जो है वो सिंपल टेबल, सिंपल चार्ट, पिवट टेबल, पिवट चार्ट जो है वो कवर करेंगे। प्रिंट की सेटिंग्स देखेंगे, पेज ब्रेक रिव्यू होता है एक, वो भी कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी, आपको प्रिंट की सेटिंग के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा आप अगर आपने एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो फिर चाहिए होता है। वैसे तो बहुत कम रेयर सर्कमस्टांसेस में आप ये काम करते हैं, क्योंकि एक्सेल की फाइल में कैलकुलेशन हो रही होती है, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। किसी को नहीं पता कि कैलकुलेट क्या हुआ हुआ है, बस फाइनल आंसर जो है वो बस पीडीएफ में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो जाए। इन केस अगर आपको प्रिंट करवाना पड़े ना, तो फिर आप ये कर लेते हैं कि आप जो है वो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाएं और वहां पे जाके उसकी सारी सेटिंग्स कर लें। लार्ज वर्ड बुक्स में कैसे काम करते हैं, जिसका साइज इतना ज्यादा होता है ना, वो ईमेल पे शेयर होती है ना, आप उसको जो है वो ओपन करते हैं तो आपका सिस्टम हैंग होने लग जाता है। उसका साइज कैसे कंप्रेस करते हैं ये देखेंगे, गूगल शीट्स और गूगल फॉर्म्स देखें। गूगल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल फॉर्म्स भी आप गूगल ही के थ्रू ओपन करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये गूगल शीट, स्लाइड्स और डॉक्स ओपन करके दिखाए थे, इसके थ्रू आप क्विज कंडक्ट करवा सकते हैं। क्विज के रिजल्ट अपने पास एक्सेल की शीट में निकलवा सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आप लोग जो क्विज कंडक्ट करवाते हैं उसके अंदर मल्टीपल चॉइस आंसर्स डाल सकते हैं, और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस के साथ पिक्चर्स भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर्स वगैरह भी आप लोग वहां पर कर सकते हैं क्विज के अंदर इंक्लूड। अगर आपने कोई सर्वे वगैरह करवाना है, या फिर अगर आप लोगों ने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह भी,
जो है वो इसी गूगल फॉर्म्स के थ्रू ही होते हैं। मतलब अगर आप शायद एनएस ट्रेनिंग पे रजिस्टर करवाते हैं तो आप लोग को ना एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करने को दिया जाए, या फिर एट द एंड ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट पर्पस के लिए आप लोग को जो है वो एक फॉर्म दिया जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप लोग की डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी, तो वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू ही क्रिएट होते हैं, जो इस तरह के फॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह। तो ये भी मैं आप लोग को जो है वो क्रिएट करना सिखाऊंगी। उसमें अगर आपने किसी पर्सन से रिक्वायर करना है उसी फॉर्म में जो अपना सीएनआई से अटैच करें, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करें, तो ये कैसे करते हैं ये भी ऑप्शन मैं आप लोग को गूगल फॉर्म्स के थ्रू सिखाऊंगी। फिर ये असाइनमेंट 6 होगी कि आपने पिवट टेबल पिवट चार्ट बनाना होगा। असाइनमेंट 5 में फॉर्मूला की फाइल में आपको दूंगी, फॉर्मूलाज आपने अप्लाई करने होंगे। और असाइनमेंट 4 जो है वो इस तरह की पीडीएफ आप लोगों ने एक्सेल के अंदर मुझे फाइल क्रिएट करके जो है वो सेंड करनी है। और असाइनमेंट 3 पावर पॉइंट है, असाइनमेंट 2 एमएस वर्ड है, और असाइनमेंट 1 जो है वो डाउनलोड एमएस। बाकी जब आप लोग अगर कोर्स में रजिस्टर करवाते हैं तो मैं आपको डिटेल से सारी ऑप्शंस वगैरह बताऊंगी, असाइनमेंट्स वगैरह हमारी कवर होंगी। और एक्टिव सेशन जो है वो हमारा थ्रू आउट द कोर्स रहेगा। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ग्रुप भी एक्टिव होगा, जूम भी एक्टिव क्लास होगी। एट द एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया आप लोग को फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है ना, लाइक सैटरडे को कंप्लीट हुआ, तो फिर संडे को ही जो है वो आप लोग को सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के मैसेजेस आने लग जाते हैं, जिसमें 100% गाइडलाइन आप लोग को प्रोवाइड की जाती है कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा। टेक केयर, फिर से खुदा हाफिज।